हेलो एवरीवन, लर्न विद संजय में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टियर 4 के रिगार्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से देखेंगे जीके जीएस हमारा टॉपिक होगा, जिसमें से जनरल स्टडीज जो सभी वर्गों के लिए कॉमन पेपर पूछा जाता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जीके जीएस होता है। वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 करा दिया है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको कॉमन पेपर की तैयारी कराई जाती है, जो सभी विषय के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए आज का हमारा जेके जीएस का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% तथा 45% क्रमिक छूट देता है। तो इसमें दूसरे वस्तु पर 476 मिलते हैं, तो उसका कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 दिया। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चलाई गई के दूरियों का अनुपात क्या होगा? तो मान लीजिए कि दोनों दिन की दूरी चलाए गए अनुपात इसका हम निकालेंगे। तो 4 है, अगर एक्स का वैल्यू एक्स के फॉर्म में मानते हैं, 4x और 5x मान लेते हैं। तो 5x से निकालेंगे तो 70 दिया, एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 14। तो हमारा हो जाएगा अवशिष्ट जो अनुपात की दूरी है, अवशिष्ट अनुपात की दूरी हमारा हो जाएगा 14 गुणे 4 बराबर रेशियो हमारा कितना देगा? 42 किलोमीटर। तो 14 चौका 56 और 42 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 14 से, तो 14 चौका 56 और 14 तिया 42, यानी 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि प्रफुल्ल 30 दिनों में किसी काम को 30 दिन में एक काम को 1/2 भाग पूरा करता है। सर्वजीत बचा हुआ काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में करते हैं? तो मान लीजिए 1/10 के हम क्या रहेगा, 30 दिन में काम किया। तो दोनों का एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। तो इसका यानी 2/30 यानी 1/15, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। दोनों मिलकर 15 दिनों में काम समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 मर्द और का औसत 80 दिया हुआ है। जब एक मर्द का 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है तो सही औसत क्या होगा? तो मान लीजिए जब एक 10 है और 80 है, 10 का औसत 80 है, जब 60 के -60 और सही हमारा कैलकुलेट कितना, 50 की जगह 60 थे, 10 हमारा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800 माइनस 10/10। ये तो 10 से 10 है, यहाँ से माइनस करेंगे तो 790/10 हो जाएगा। 0 से 1 0, ऑप्शन नंबर 79 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर होगा? 160 के 15% निकालेंगे प्लस एक्स, तो हमारा 240 गुने 25/100। तो एक्स बराबर 240 गुने 25/100 माइनस 160 गुने 15/100, 600 माइनस 2400, एलसीएम हमारा हो जाएगा 100। एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 36,000/100। 3 0 2 0 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक त्रिभुज में एक कोण का द्विभाजक बीसी को बिंदु ई पर काटता है, तो एसी की लंबाई क्या पता है? तो मान लीजिए हमारा त्रिभुज है जिसकी लंबाई एसी, तो यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पर ई सी पर काटता है। तो ए बी हमारा कितना देगा? 9 सेंटीमीटर, और बी ई कितना देगा? 2.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 2.4 सेंटीमीटर। इसको हम निकाल, अगर ए बी हमारा कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर, बी ई दिया हुआ है हमारा 3.6 सेंटीमीटर, और ई भी दिया है 2.46 सेंटीमीटर। तो हमारा निकालना है ए सी बराबर होता है
BC, तो हमारा BE प्लस 3.6 प्लस 3.6 प्लस 2.4 इक्वल टू हमारा 6, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा इसका ऑप्शन आ जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष 22% की सांकेतिक ब्याज के दर से अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज के प्रभावी वर्ष दर में क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा यानी 23.21%। दो गाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती है, तो उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी 16 मील अधिक चल चुकी, तो ये भी दोनों की चीज़ में इसमें क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 540 मील व्यवसित दूरी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिभुज के उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 8√2 सेंटीमीटर है जिसके कोण का मान 45 डिग्री है, तो उस कोण के विपरीत मिलने वाली भुजा की लंबाई क्या होगी जिसके कोण का माप 90 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 16 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा 8√2 अपॉन साइन 90, तो इसका एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री 45, 8√2 और 2 तो यहाँ पर 8√2 बटा साइन 45 डिग्री बराबर 8√2, 1√2 से 2 करेंगे तो ऑप्शन 8√2 और 2 तो 2 से करेंगे तो 16, यानी ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा। यदि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन 2156 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात किया। त्रिज्या ज्ञात क्या होता है हमारा, क्या होता है πr² अपन 2156 सेंटीमीटर दिया है, तो πr² बराबर 14 सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई हमारा h का वैल्यू दिया हुआ है, तो 22/7 गुने 14 इंटू r बराबर 2156, 14 से कट के 2, 22 दूनी के 44, आर बराबर यानी 44 दूनी 49, तो आर बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हमारा महानवादी होता है, ऑप्शन नंबर सी महानवादी, जो भाग 5 के अनुसार अनुच्छेद 76 में भारत का महानवादी का उल्लेख किया गया। महानवादी भारत का सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, जो भारत महानवादी को संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अपना अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार यानी उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है तथा उससे पश्चात पर इतना धारण करता है महानवादी बनने के लिए वह अर्हता होनी चाहिए, जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बनने के लिए होता है। और यह महानवादी को भारत के राज्य क्षेत्र तथा सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। तो किस राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है कि वह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसका संबंध राष्ट्रपति के परामर्श से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक बने रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक पूरे करने पर बन सकते हैं। भारत सरकार 1919 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम के सर्वप्रथम 1926 में ये लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग की सिफारिश की गई थी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें से 6 वर्ष और 65 वर्ष तक आपका रह सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो हमारा नीलम संजीव रेड्डी है, जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी जो निर्वाचन
किया गया था। भारतीय की संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में हार गए थे, फिर वो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचन में हुआ था। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 25/7/1982 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है ऑप्शन नंबर सी, संसद के निर्वाचन सदस्य द्वारा चुना जाता है। ये अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, उसे संसद दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित मंडल में द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त में विदेशियों को नहीं है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर कि वाक अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए, यानी जो भारत के नागरिक थे, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का अनुच्छेद है मौलिक अधिकार, उस अनुच्छेद हमारा 19 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ की जाती है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग आरंभ की जाती है राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन पर महाभियोग लगाया जा सकता, परंतु इसके लिए आवश्यक है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको लिखित में सूचना दी जाती है। उस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव है, उसके 2/3 सदस्यों का पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पूरा पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया समझी जाती है। उस तिथि से राष्ट्रपति पद को त्याग करना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी संभव है? एक राज्यसभा पर विधानसभा पर अधिकतम संख्या कितनी है संभव? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 500 सदस्य। एक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 से 500 सदस्य होते हैं। जैसे अपवाद में गोवा में 40 है, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य को दर्जा में यह व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। डिएगो गार्सिया सागर स्थित जो भारत के दक्षिण पश्चिम में तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव परवाल द्वीपों के उदाहरण में मॉरिशस और यूरेनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जो इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो राजकोषीय घीटी का नाटक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी व्यापार नीति। नई आर्थिक सुधार 1991 के मुख्य क्षेत्र में राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेश विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को पूर्ण करते हुए उद्योग के प्रति अधिक विवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएगी। इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेक्साक्लोरोबिंज को क्या कहते हैं? हेक्साक्लोरोबिंज को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गैमेक्सिन कहते हैं। 51 के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेएल बेयर्ड ने खोज की थी। जेएल बेयर्ड ने इसे खोज की थी। कब? ये जो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कब खोज की थी? तो 1926 ईस्वी में। ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार यूएसए के टेलर फॉरनस ने 1917 में किया था। 1917 में किया था।
अगला क्वेश्चन है कि ऑरेंज ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है। तो ऑरेंज ऑफ स्पीसीज के रचयिता हमारा ए है, डार्विन है, जो ए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। पृथ्वी पर जीवों का किस प्रकार का आविर्भाव हुआ है और किस प्रकार का विकास हुआ था, इस विषय में हमेशा बड़ा ही विवाद रहा है। ये नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1858 ईस्वी में प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिद्धांत का प्रतिपादन की, जो उसमें मानव प्रजाति की उत्पत्ति के प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य वन सृजित है। राज्य वन सृजित हमारा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना कब, जो 2 जून 2014 को भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बनने वाला 29वां राज्य था और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। परंतु ये वार्ता स्वतंत्र भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्र से तेलुगु भाषी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी, जो 55वां कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था 1946 में, उस समय हमारा जेबी कृपलानी आज़ादी के समय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि वलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर की परिमेखला की अग्नि वलय भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर की, लार ग्रंथि के निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो लार के द्वारा कौन सा एंजाइम है। तो लार ग्रंथि के द्वारा हमारा टाइलिन उत्पादित होता है। टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है। यह भोजन को पाचन क्रिया में सहायक करता है तथा आमाशय से निकलने वाले जठर और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं और अग्नाशय रस आकार भोजन में मिलता है। इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक एंजाइम टिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा माइक्रोवेव ओवन जिस माइक्रोवेव यूट्यूब का उपयोग होता है वह क्या कहलाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नेट्रॉन ट्यूब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटक में कौन सा उत्पादन घटक है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई नंबर, इसमें से कोई नहीं। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला उत्पादक, दूसरा हमारा उत्पादक उपभोक्ता और तीसरा हमारा है घटक। ये घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादकता कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में हमारा कौन सा योगदान देता है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन के दहन एवं असतत विकास प्रक्रियाओं के कारण ग्रीन हाउस गैसों का सांद्रता बढ़ता जा रहा है, अतः वैश्विक तापमान को बढ़ावा देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जैसे गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो ग्रीन हाउस गैस में प्रदान में सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो फल को पकाने वाला हार्मोन हमको एथिलीन है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। हार्मोन के रूप में इसे वर्ष 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया गया था तथा यह मादा पुरुषों की संख्या में वृद्धि करता है तथा यह पत्तियों मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों पुष्प एवं फलों को विलयन के लिए भी प्रेरित करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य अक्षांश या घास स्थल को कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय घास स्थल अपने अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण खाद्यान्न उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें विश्व की ब्रेड कास्ट भी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की पैरी भूमियां सर्वप्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण को कौन सा जीव है जो मॉनिटर करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो लाइकेन जो है वो वायु जीव को मॉनिटर करता है। लाइकेन थैलाफाइटा प्रकार की वनस्पतियां है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी गैस जैसा होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेत होती है। जहाँ पर वह प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं, जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है? लाइकेन नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो आईसी चिप हमारा सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले चिप एक पतली चिप होती है जिस पर विशेष प्रक्रिया के सर्किट बनाए जाते हैं, अतः सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन के स्थान पर गैलियम आर्सेनाइड चिप तथा प्रोटीन चिप जैसे बायोचिप का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस पर अनुसंधान चल रहा है। इस पर क्या हो रहा है? चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी नंबर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से होने वाले आय को सीता कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल साफा क्या था? फिरोज शाह द्वारा दारुल उल साफा क्या था? इसका ऑप्शन है खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी, जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था और विभाग दीवान खैरात को स्थापित करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विलियम हॉकिंस था, जो कब आया था? 1608 से लेकर के 13 ईस्वी तक जहांगीर के शासनकाल में रहा था और 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, 1942 में। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन के समय। उस समय कब हुआ था? 22 मार्च 1947 को भारतवर्ष के 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य था भारत को शीघ्र ही पूर्ण स्वतंत्रता देना था। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के विधेयक प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थे। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वरूप राष्ट्र में घोषणा भी बट गई थी। तो ये रहा हमारा कॉमन पेपर, जो इसमें से 40 क्वेश्चन का हम डिस्कस किए। ये सभी वर्गों के लिए है, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक। जो भी हमारे इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी हमारे वीडियो में है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। तो चलिए धन्यवाद।